लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 3 ऑफ द पॉलिटी और इसके अंदर जो भी हाई यील्डिंग एरियाज हैं हम वो कवर करेंगे। तो हमारा आज का जो एजेंडा है वो रहेगा प्रेसिडेंट पे, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर एंड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम प्रेसिडेंट से जो है वो शुरुआत करते हैं। प्रेसिडेंट के अंदर अगर हम सबसे पहले देखें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के अंदर आते हैं। तो इससे पहले अगर हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अगर हम देखें तो पार्ट 3 हमें पता है ये फंडामेंटल राइट्स पे है, पार्ट 4 हमें पता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे है, पार्ट 4A हमें पता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे है एंड पार्ट 4 जो है वो हमारा डीपीएसपीज़ पे है। इससे अलावा पार्ट 2 जो है वो हमारा सिटीजनशिप के ऊपर है एंड पार्ट 1 जो है वो हमारा यूनियन एंड दी इट्स टेरिटरीज़ के ऊपर जो है वो मेजरली है। ठीक है, देन सबसे पहले अगर हम पार्ट 5 की बात करें तो इसके अंदर हम पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो कवर करेंगे। यूनियन यानी कि सेंटर के अंदर जो भी एग्जीक्यूटिव पार्ट है वो सारे जो है वो हमारे इसके अंदर आएंगे। और आर्टिकल नंबर 52 से 78, क्योंकि 51 तो हमारा हो गया दैट इज फॉर दी डीपीएसपी एंड 51A हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो नेक्स्ट क्या आया दैट इज 52 से लेके 78 तक हमारे प्रेसिडेंट के प्रोविजंस जो है वो आएंगे। और इसके अलावा इसके अंदर हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो दैट विल बी दिस 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहले कौन है, प्रेसिडेंट है, देन वाइस प्रेसिडेंट है, देन प्राइम मिनिस्टर है, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो ये पांचों जो हैं वो हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर ये हो सकता है कि इसके अलावा 6 का दिया जाए कि सीएम और 7 दिया जाए कि स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ओनली दीज विल बी द पार्ट। और इसके अलावा दिया जा सकता है एक नंबर दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारे इनमें से जो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर होगा वो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो है वो पार्ट बनेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कि जो प्रेसिडेंट है उनको हम हेड ऑफ इंडियन स्टेट बोलते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट भी एज ऑप्शन जो है वो आ सकता है, तो दैट विल बी द रॉन्ग, बिकॉज हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारे प्रेसिडेंट नहीं होते, वो पीएम होते हैं। और वहीं अगर हम प्रेसिडेंट देखें तो वो हमारे हेड ऑफ स्टेट जो है वो होते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का स्टेटस जो है वो उनको दिया जाता है एंड सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। देन इसके अलावा ये जो प्रेसिडेंट है ये हमारी इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी का एक सिंबल है, यानी कि UIS। तो प्रेसिडेंट जो है वो हमारी इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी को सिंबलाइज जो है वो करते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि अब इसका इलेक्शन प्रोसीजर अगर हम देखें कि कैसे प्रेसिडेंट को जो है वो हम चूज करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो इलेक्शन का सिस्टम है वो हमारा इनडायरेक्ट सिस्टम है, यानी कि डायरेक्टली सभी लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो भी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा इलेक्शंस के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया जाता है एंड इसके अंदर भी हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो फॉलो करते हैं। हम जो नॉर्मली एमपी के इलेक्शन सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, दैट इज़ कि मेजॉरिटी जिसको वोट मिलेंगे वो जो है वो हमारा बन जाएगा। इसके अंदर वो नहीं होता है, इसके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है जिसके अंदर रैंक के बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है वोटिंग को एंड फिर उसके बाद जो है वो रैंक के बेसिस पे पता लगाया जाता है कि कौन जो है वो हमारा प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो सबसे पहले तो हमारे कुछ मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे एंड वो मेंबर्स जो है वो हमारे इलेक्टेड होने चाहिए। नॉमिनेटेड मेंबर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं चाहे वो लोकसभा के, दोनों जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यूनियन टेरिटरी विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली एंड पुडुचेरी एंड इसके अलावा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर भी जो है वो ऐड हो जाएगा। तो उनके जो यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। एंड ये प्रोविजन जो है वो हमने 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो है वो हमने ऐड किया था और 1995 से ये एनफोर्स जो है वो किया गया था। अब कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है इस इलेक्शन के अंदर, तो वो मेंबर्स जो कि नॉमिनेटेड है चाहे वो राज्यसभा के अंदर हो विद रिस्पेक्ट टू दी 12 जो हम आके सन फील्ड से जो है वो लेके आते हैं। इसके अलावा लोकसभा के अंदर हमारे पहले
एंग्लो इंडियन मेंबर्स हुआ करते थे वो नॉमिनेटेड होते थे, तो वो इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करते थे। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी कुछ हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी एंग्लो इंडियन, तो वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते और अब तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसके अलावा जो भी पर्टिकुलरली स्टेट्स के अंदर जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे चाहे इलेक्टेड मेंबर हो चाहे नॉमिनेटेड मेंबर हो, दोनों ही पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करते हैं। एंड इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली एंड पुडुचेरी। ऑल्दो इनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन नॉन इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टेट की असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, तो उस डिसॉल्व असेंबली के मेंबर्स भी जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ये पर्टिकुलरली स्टेट्स जो हैं वो इस इलेक्शन का पार्ट क्यों बनाया गया है, क्यों स्टेट्स भी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी हम प्रेसिडेंट अपॉइंट करें वो उसको अपॉइंट करने में स्टेट और यूनियन दोनों का ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम प्रोवाइड करें। इसी वजह से स्टेट्स जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। और हम क्यों चाहते हैं कि दोनों की तरफ से इक्वल पार्टिसिपेशन हो, तो हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर हारमनी जो है वो बनी रहे गवर्नमेंट के, और प्रेसिडेंट जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। और इसी वजह से इसके अंदर डायरेक्ट इलेक्शन ना करा के हम इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो कराते हैं, क्योंकि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो तो एक्चुअली में लोगों से ही इलेक्ट होके आ रहा है, लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, उसको हम प्रेसिडेंट को हम इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है वो चूज कर रहे हैं। और ये जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी कंज्यूमिंग है। इसी वजह से प्रेसिडेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस जो है वो नहीं कराए जाते। देन नेक्स्ट आता है कि डिस्प्यूट्स और अगर डाउट्स है कोई भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, तो उसके जो सॉल्व करने का है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्व किया जाता है। और अगर कोई भी पर्टिकुलर एक्ट्स उससे पहले हुए हुए हैं और अगर इलेक्शन जो है वो वॉइड डिक्लेयर हो गया है, तो वो एक्ट्स जो है वो इनवैलिडेट जो है वो नहीं करे जाएंगे। और ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इलेक्टोरल कॉलेज जो था वो इनकम्प्लीट था और एक स्टेट जो है उसकी असेंबली डिसॉल्व थी एंड फिर भी आपने इलेक्शन करा दिया, तो उस केस के अंदर ये पर्टिकुलरली इलेक्शन को चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कि अगर हमें वोट की वैल्यू देखनी हो कि पर्टिकुलरली एमएलए और एमपी दोनों की वोट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमारा इसके अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल सिस्टम जो है वो हमारा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। तो इसके केस के अंदर क्या हमारी वैल्यूज जो है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले एमएलए अगर हम देखें तो डिफरेंट एमएलए फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, अगर ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है, तो इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू दी डिफरेंस इन दी पॉपुलेशन जो एमएलए की वोट की वैल्यू है वो भी जो है वो डिफरेंस जो है वो इसके अंदर दोनों के अंदर आएगा। लेकिन पर्टिकुलरली एक स्टेट के अंदर डिफरेंट एमएलएज है 1 2 एंड 3, तो उन सब की वोट की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी क्योंकि हमने सेम ही पॉपुलेशन जो है वो रखी है। देन नेक्स्ट आता है कि अगर हम एमपी की वोट देखें तो एमपी की वोट की वैल्यू जो है वो हमारी सेम रहती है, क्योंकि हमने ही टोटल जो भी हमारे एमएलए के वोट आया था उसके रिस्पेक्ट में रख के अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो निकाली है। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर हमें ये देखना हो कि इसके अंदर हम जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, तो एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो हम ऐसे निकालते हैं। पहले हम ऊपर लेते हैं एक बड़ा न्यूमरेटर दैट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो एक पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को हम डिवाइड करेंगे कि जितने भी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स है उसके द्वारा इसको डिवाइड किया जाएगा। एंड फर्दर हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारी एमएलए की वोट वैल्यू होगा और इसको हम 1/1000 से जो है वो डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नंबर जो है वो होगा और उसको हमें कैंसिल आउट करने के लिए ये जो है वो हमें निकालना होगा। देन नेक्स्ट आता है एमपी की वोट वैल्यू। तो हमने ये कहा ही था कि एमएलए की टोटल जो भी वैल्यू आई है उसको हम न्यूमरेटर के अंदर जो है वो रखेंगे। तो जितने भी एमएलएज हैं, एमएलएज की टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स क्या है, ठीक है, सारे एमएलएज की, जो भी स्टेट ए स्टेट बी स्टेट सी, इसके अंदर डिफरेंट 1 2 3 जितने भी मेंबर्स हैं, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को टोटल करके जो भी आएगा वो यहाँ न्यूमरेटर में रखा जाएगा और उसको डिवाइड किया जाएगा जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों को ऐड करके जो है, और स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड जो है वो यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे, उसको हम इससे डिवाइड करेंगे। तो वो आ जाएगा हमारा वोट वैल्यू ऑफ एमपी। इसके बाद एक इलेक्टोरल कोटा जो है वो निकाला जाएगा। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स
जो है वो पोल किए गए हैं वैलिड वोट्स, उसको हम 1+1 से डिवाइड करेंगे एंड देन +1 करेंगे, तो इतना पर्टिकुलरली कोटा जो है वो एक प्रेसिडेंट के पास आना चाहिए अगर उसको स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट जो है वो बनना है तो। अब ये पर्टिकुलरली ये वोट की वैल्यू वाला सिस्टम क्यों लाया गया है? ये इसलिए लाया गया है ताकि डिफरेंट स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी जो है वो इनेबल किया जा सके विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉपुलेशन, एंड इसके अलावा यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में एक पैरिटी बनी रहे, उनकी वैल्यू जो उनकी वैल्यू है वो डिफरेंट रहेगी बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस। देन सीक्रेट बैलेट रहता है हमारा, एक फिक्स कोटा ऑफ वोट जो है वो एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट को सिक्योर करना ही होगा, एंड इसके अलावा एक ही बैलेट पेपर होता है, उसके ऊपर जो भी वोटर होगा उसके द्वारा एक प्रेफरेंस जो है वो मार्क करी जाएगी, एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, यानी कि एक ही सिंगल वोट जो है वो किया जाता है बाय दैट वोटर टू दैट कैंडिडेट। देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज की क्वालिफिकेशन। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को एज अ कैंडिडेट बनना है प्रेसिडेंट का, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए? सबसे पहले तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। वो इंडिया का सिटीजन बाय बर्थ भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। इसके अलावा इसकी एज जो है वो 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये लोकसभा इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये होल्ड नहीं कर सकता, चाहे वो यूनियन में हो, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो पब्लिक हो। लेकिन अगर कोई पर्सन सेकंड प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, या यूनियन मिनिस्टर है, या स्टेट मिनिस्टर है, यूनियन भी हो चाहे वो स्टेट मिनिस्टर भी हो, ये सारे जो हमारे ऑफिस है 1 2 3 4 5, ये पांचों ऑफिस जो है वो हमारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आते हैं। एंड किसी पर्टिकुलर पर्सन ने अगर ये पोजीशन होल्ड कर रखी है तो भी वो इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को एज अ प्रेसिडेंट का कैंडिडेचर जो है वो फिल करना है, उसको अगर हमें नॉमिनेट करना है कि वो इलेक्शन लड़े आके, तो उसके लिए पर्टिकुलरली 50 प्रपोजर्स जो है वो उसको प्रपोज करने चाहिए, एंड फर्दर इसको 50 सेकेंडर्स जो है वो उसको बैक करने चाहिए। देन इसके अलावा जो भी कैंडिडेट होगा उसको आरबीआई के पास 15,000 रुपये का डिपॉजिट करना होगा, एंड आफ्टर द इलेक्शन अगर उस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने 1/6 वोट्स भी एटलीस्ट सिक्योर नहीं करे हैं, तो ये 15,000 का जो अमाउंट है वो आरबीआई जो है वो कॉन्फिस्केट कर लेगी। ये इसीलिए लाया जाता है ताकि जो भी डमी कैंडिडेट्स हैं वो ना आ सके। देन इसके अलावा ये जो 15,000 की अमाउंट थी, ये पहले जो है वो हमारी 2500 थी, और इसको इंक्रीज कर दिया गया है बाय अमेंडिंग द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। देन नेक्स्ट आता है कि अब एक पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बन गया है, तो उस प्रेसिडेंट को ओथ जो है वो दिलाई जाएगी, और ये कौन एडमिनिस्टर करेगा? तो उससे कोई सेम पोजीशन पे या फिर उससे थोड़ा मतलब सेम स्टेटस वाला पर्सन जो है वो उसको वोट दिलाएगा, तो दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव इन द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज, या फिर जो भी पर्सन है, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत के आया है या फिर कोई वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है एज दी प्रेसिडेंट, तो उसको ये ओथ जो है वो लेनी होगी, और इस ओथ के अंदर उसको वो क्या कहता है कि वो ऑफिस की जो भी ड्यूटीज़ है उसको एग्जीक्यूट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को प्रिजर्व करके रखेगा, और इसके अलावा अपना पूरा टाइम जो है वो पब्लिक सर्विस को डिवोट करेगा। ये सारी अफर्मेशन और ओथ जो है वो उसको लेनी होगी। देन नेक्स्ट आता है कि प्रेसिडेंट की ऑफिस कंडीशन अगर हम देखें, तो जब एक प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस में आ चुका है, उसने ऑफिस अपनी कुर्सी जो है वो संभाल ली है, तो उसके बाद वो कोई भी एमपी नहीं हो सकता, वो कोई भी एमएलए नहीं हो सकता, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। देन इसके बाद जो ये जो राष्ट्रपति भवन है, ये उसको यूज़ करेगा विदाउट एनी रैंक। देन इसके अलावा पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगा कि इसके एमोल्यूमेंट्स कितने होंगे, अलाउंसेस कितने होंगे, प्रिविलेजेस कितने होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो मेंशन नहीं है। इसको प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट के द्वारा जो है वो शायद डिसाइड किया जाता है, और ड्यूरिंग देयर टर्म इनको रिड्यूस जो है वो नहीं किया जा सकता है। देन कुछ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ हैं इनकी, तो इनके जो भी ऑफिशियल एक्टिविटीज़ ये करते हैं उसके अगेंस्ट कोई ये लीगल लायबिलिटी जो है वो इनके ऊपर नहीं लगाई जा सकती, और इनके टर्म के दौरान ये कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से जो है वो इम्यून रहते हैं, यानी कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट नहीं की जा सकती, चाहे वो पर्सनल एक्टिविटी ही क्यों ना हो। देन इनको अरेस्ट और इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि हमने देखा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं ली जा सकती, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग जो है वो इनके अंदर इस इनके लिए जो है वो ली जा सकती है, और ये भी तभी ली जा सकती है जब आपने 2 मंथ का नोटिस जो है वो इनको प्रोवाइड किया है, और ये सिविल प्रोसीडिंग सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एक्ट्स के लिए जो है वो अलाउड है। देन नेक्स्ट आता है हमारा टर्म। टर्म अगर हम देखें तो इनको टर्म जो है वो 5 साल का जो है वो दिया गया है, और ये वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर लिख के रिजाइन जो है वो कर सकते हैं। देन अगर इनको रिमूव करना हो तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के दौरान इम्पीचमेंट प्रोसेस के ज़रिए इनको रिमूव जो है वो किया जा सकता है।
और ये कब किया जाता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं है कि किन टर्म्स को ये माना जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो वायलेट कर रहे हैं। ये इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। और इसके अलावा ये किसी भी हाउस के अंदर जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है, कोई भी कंडीशन नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा के अंदर ही इनिशिएट होना चाहिए, किसी में भी ये इनिशिएट जो है वो हो सकता है। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है कि इनका टर्म जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है जब तक सक्सेसर दूसरी कुर्सी को जो है वो नहीं संभालता है। देन ये जो है वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि फर्दर फिर से इलेक्शन जो है ये लड़ सकते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। और यूएसए के अंदर वहीं अगर हम देखें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 बार जो है वो री इलेक्शन जो है वो हो सकता है। और इंडिया के अंदर ऐसा केस अगर हम देखें तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो 2 बारी प्रेसिडेंट जो है वो हमारे बन चुके हैं। देन नेक्स्ट आता है कि अगर हम इम्पीचमेंट प्रोसेस अगर हम देखें तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो किसी भी हाउस के अंदर इनिशिएट हो सकता है। और इसके अंदर जो भी चार्जेस हैं जो कि उनके अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं, वो हाउस के 1/4 मेंबर्स के द्वारा जो है वो साइन करने चाहिए, जिस भी हाउस के अंदर वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और उन प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस जो है वो दिया जाएगा कि आपके खिलाफ ये जो है वो किया जा रहा है। एंड ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन जो है वो रिमूवल की वो दोनों हाउसेस के अंदर पास होनी चाहिए। एंड इसके लिए जो भी टोटल मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप यानी कि जो 545 मेंबर की मेंबरशिप है, उसका 2/3 जो है वो उसके साथ ये रेजोल्यूशन जो है वो पास होनी चाहिए। और जो भी पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट है वो उस प्रोसीडिंग्स के दौरान अपीयर हो सकता है और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। और टिल नाउ किसी भी प्रेसिडेंट को अभी तक इम्पीच जो है वो नहीं किया गया है। अब इस पर रिमूवल प्रोसेस के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन नहीं करता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके अंदर जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको अलाउ किया गया है कि वो पार्टिसिपेट जो है वो करेंगे। जबकि ये इलेक्शन प्रोसीजर के अंदर जो है वो इनके द्वारा पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं किया गया था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स को मौका नहीं दिया गया था। वहीं अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फिर यूनियन टेरिटरी की असेंबलीज देखें तो उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इस इम्पीचमेंट प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो कर रहे थे। देन नेक्स्ट आता है कि 2018 के अंदर इनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ करी गई। पहले ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख थी, इसको इंक्रीज़ करके 5 लाख रुपए पर मंथ जो है वो करी गई। 2008 के अंदर इनकी पेंशन जो है वो इंक्रीज़ करी गई, 3 लाख पर एनम से ये इंक्रीज़ कर दी गई। जो भी आपकी लास्ट सैलरी है उसका 50% जो है वो पर मंथ पेंशन की फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और अगर उन प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो जो भी स्पाउस हैं उनको 50% की पेंशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ अगर जो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट है उसको रेजिडेंस, फ़ोन, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल, सेक्रेटेरियल स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंसेस, इन सभी के लिए पैसा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है पर एनम 1 लाख रुपीज़ का। और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उनकी स्पाउस को 50% पेंशन तो मिलती है और साथ ही साथ 20,000 पर एनम इन सभी एक्सपेंसेस के लिए पैसा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब देन नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर हम देखें कि कौन से प्रेसिडेंट्स ऐसे थे जिनकी ऑफिस के दौरान जो है, यानी कि जिस टाइम वो प्रेसिडेंट थे वो उन टाइम जो है उनकी डेथ हुई, सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे प्रेसिडेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाकिर हुसैन एंड सेकंड इज़ द फखरुद्दीन अली अहमद। देन नेक्स्ट आता है कि वैकेंसी, तो एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट के ऑफिस के अंदर वैकेंसी कब हो सकती है। सबसे पहली वैकेंसी तो है वो तब होगी जब टेन्योर एक्सपायर होगा और इसके अंदर इलेक्शन जो हैं वो इस एक्सपायरी के पहले ही जो है वो हो जाने चाहिए। और अगर वो किसी भी वजह से डिले होते हैं तो जो भी आउटगोइंग प्रेसिडेंट होगा वो कंटिन्यू करेगा जब तक न्यू प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस एज्यूम नहीं कर लेता। और इस केस के अंदर जो भी वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट जो है वो नहीं करेगा। और देन नेक्स्ट आता है कि कुछ केसेस के अंदर हमारा प्रेसिडेंट अगर की पोजीशन जो है वो वैकेंट हो जाती है तो उस पोजीशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आके प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालता है और जल्द से जल्द इलेक्शंस जो है वो करे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा दैट इज़ कि अगर प्रेसिडेंट ने इन ऑफिस के दौरान रिज़ाइन कर दिया है या फिर उनको इम्पीच कर दिया गया है या फिर उनकी डेथ हो गई है या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शंस जो है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए हैं और या फिर वो ऐसा पाया गया है कि वो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर इलेक्शंस जो हैं
वैकेंसी के 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो हो जाने चाहिए, और तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो काम करता है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट। और इस दौरान ये सारी पावर्स, इम्यूनिटीज, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस सभी जो है वो एंजॉय करते हैं प्रेसिडेंट के, और इनको ओथ एंड अफर्मेशन भी जो है वो लेनी पड़ती है इन फ्रंट ऑफ सीजीआई और दी CGI रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट आता है हमारा पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट देखें तो हमारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, ऑर्डिनेंस, वीटो, ये सारी पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट को दी गई है। अब एक एक करके जो है वो देखेंगे। सबसे पहले आ रही है एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि इनके द्वारा कौन कौन से एक्ट जो है वो एग्जीक्यूट कराए जाएंगे या फिर इनके नाम में जो है वो एग्जीक्यूट करे जाएंगे। तो जो भी गवर्नमेंट का कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो इन्हीं के नाम में लिया जाता है, प्रेसिडेंट के नाम में लिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के नाम में नहीं लिया जाता। ऑल्दो जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो इनके द्वारा ही किया जाता है, लेकिन नाम इनका होता है। देन इनके द्वारा कुछ रूल्स जो है वो स्पेसिफाई किए जाते हैं कि किस ऑर्डर की फॉर्म में इनका नाम जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। एंड देन इनके द्वारा जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है यूनियन गवर्नमेंट की, उसके रूल्स डिसाइड होते हैं। और जो भी मिनिस्टर्स हैं उनकी जो मिनिस्ट्री है उसका एलोकेशन का काम भी जो है वो हमारा प्रेसिडेंट का ही होता है। एंड आर्टिकल 77 के तहत ये कहा गया है कि जो भी बिजनेस कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो डिसाइड करी जाती है। देन इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74 एंड 75। और इसके अलावा ये जो पीएम है एंड अदर मिनिस्टर्स हैं ये प्रेसिडेंट की प्लेजर पे जो है वो उस पर्टिकुलर ऑफिस को होल्ड करते हैं। इसके अलावा ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं, और इनका रेम्यूनरेशन और टर्म ये भी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन इनके द्वारा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी का चेयरमैन, मेंबर, गवर्नर, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ये सारे भी जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। देन अगर इनको कोई भी यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन से इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये उसको मांग सकते हैं। कोई भी चाहते हैं कि पीएम जो भी प्रपोजल लेके जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन इनको चाहिए तो ये उसको भी मांग सकते हैं। देन ये पीएम को कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मैटर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुंचाओ, और ये उसको पहुंचाएंगे फिर पीएम। देन इसके अलावा इनके द्वारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कमीशन के जो भी कमीशंस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है ताकि वो इनके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सके। देन इंटर स्टेट काउंसिल भी जो है वो इनके द्वारा अपॉइंट की जा सकती है जाती है। और इसके अलावा जो भी यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली इनके द्वारा करी जाती है, और या फिर ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं अपने अंडर ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला जा सके। देन प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल एरिया भी जो है वो डिक्लेयर कर सकता है, और इनके पास ये पावर है कि ये उसको जो है वो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि ये उसको एडमिनिस्टर कर सके, और किसको एडमिनिस्टर कर सके, शेड्यूल एरिया को या फिर ट्राइबल एरिया को। देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है वो हमारा आ रहा है दैट इज दी, देन नेक्स्ट आती है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर है लॉ मेकिंग पावर। तो क्या जो प्रेसिडेंट है वो कोई लॉ भी जो है वो बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। या फिर लॉ को बनाने के लिए कोई भी प्रोसीजर के अंदर कोई भी उनका अगर जो भी पावर है तो उसको हम लेजिस्लेटिव पावर के अंदर जो है वो इंक्लूड करेंगे। तो पार्लियामेंट को अगर समॉन करना है या प्रोरोग करना है, यानी कि पार्लियामेंट की सिटिंग को बुलाना है, तो ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा होती है ऑन दी एग एंड एडवाइस ऑफ द पीएम। देन लोकसभा को डिसॉल्व करना है वो भी इनके द्वारा होती है। जॉइंट सिटिंग को समॉन करना है वो भी इन्हीं के द्वारा होती है। देन लोकसभा और राज्यसभा को कोई मैसेज भेजना है विद रिस्पेक्ट टू द पेंडिंग बिल, वो भी इन्हीं का ही होता है। देन किसी मेंबर को लोकसभा या राज्यसभा के अंदर अपॉइंट करना है टू प्रिसाइड, जब भी ये ऑफिस जो है वो वैकेंट होते हैं तो उस केस के अंदर इन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। देन राज्यसभा के अंदर जो 12 मेंबर्स है विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल नॉलेज और दी एक्सपीरियंस, तो उस केस के अंदर लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इन सभी फील्ड से कुछ मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। एंग्लो इंडियंस जो कि लोकसभा के अंदर अपॉइंट किए जाते थे वो भी इन्हीं के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। देन अगर
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर डिसाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर इलेक्शन, की अगर ऐसा पाया जा रहा है कि उनका इलेक्शन जो है वो सही नहीं था, तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कंसल्टेशन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। देन अगर कोई बिल के ऊपर प्रायर अप्रूवल जो है वो देना है, वो भी इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। किन बिल्स के केसेस के अंदर? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर से अगर एक्सपेंडिचर करना है, स्टेट बाउंड्री को ऑल्टर करना है उसके लिए कोई बिल है, या फिर कोई नई स्टेट क्रिएट करनी है उसके लिए कोई बिल है, तो इन तीनों बिल्स के अंदर पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल जो है वो चाहिए होगा, उसी के बाद ये इंट्रोड्यूस जो है वो हो सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर, स्टेट बाउंड्री की ऑल्ट्रेशन और क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट, तो उसके अंदर भी जो है हमारी तीनों के ही प्रायर, मतलब तीनों केसेस के अंदर प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल जो है वो चाहिए होगा। देन इसके अलावा जो भी बिल्स होते हैं, फाइनल असेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है। देन ये पर्टिकुलर बिल की असेंट को विदहोल्ड भी कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, या फिर ये बिल को जो है वो रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मनी बिल को ये रिटर्न जो है वो नहीं कर सकते हैं। देन अगर पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पे फिर से इस पर्टिकुलर बिल को पास कर देता है, देन उसके अंदर प्रेसिडेंट को असेंट जो है वो देनी ही पड़ती है, और इसके अंदर उसके पास जो है वो यहाँ पे जो वीटो है उसकी, वो यहाँ पे क्वालिफाइड वीटो जो है वो नहीं है। और क्वालिफाइड वीटो अगर हम देखें तो वो हमारी अमेरिका के केस में प्रेजेंट है, जिसके अंदर उनको ज़्यादा मेजोरिटी के साथ जो है वो पर्टिकुलर बिल को पास करना होता है, लेकिन ये इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया के अंदर अगर सेम मेजोरिटी के साथ फिर से पास कर दिया जाता है, तो उस केस के अंदर प्रेसिडेंट को असेंट जो है वो देनी ही पड़ती है। देन हो सकता है कि गवर्नर ने कोई बिल जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया हो, तो उसके लिए प्रेसिडेंट को या तो वो असेंट देनी होगी, या विदहोल्ड करनी होगी, या फिर रिटर्न करना होगा रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन मनी बिल जो है वो इसके अंदर रिटर्न नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर स्टेट इसको वापस से पास कर देता है, तो उस केस के अंदर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो उसको असेंट दे ही, तो यहाँ पे इनको पॉकेट वीटो जो है वो प्रेजेंट है। और इसके अलावा ये ऑर्डिनेंसेस भी जो है वो प्रोमलगेट कर सकते हैं जब भी जो पार्लियामेंट है वो सेशन के अंदर नहीं है, और ये प्रोमलगेट जो ऑर्डिनेंस की जाती है, ये कभी भी उनके द्वारा विथड्रॉ जो है वो की जा सकती है, लेकिन जैसे ही सेशन आता है उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर ये अप्रूव जो है वो हो जानी चाहिए। देन जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा जो कैग है, यूपीएससी एंड फाइनेंस कमीशन है, इन तीनों की रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इन्हीं के द्वारा जो है वो रखी जाती है। देन नेक्स्ट आती है हमारी कि इनके द्वारा जो गुड गवर्नेंस है किसकी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, लक्षद्वीप की, दादर एंड नागर हवेली की, दमन एंड दीव की, लद्दाख की, इनके अंदर, और या फिर पुडुचेरी की, तो इनके अंदर कोई भी गुड गवर्नेंस के लिए कुछ रेगुलेशन बनानी है तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो बनाई जाएगी। एंड पुडुचेरी के अंदर तभी बनाई जाएगी जब वहाँ की असेंबली जो है वो सस्पेंडेड है और या फिर डिसॉल्व है, तभी जो है वो यहाँ पे गुड गवर्नेंस के रेगुलेशन बनाई जाएगी, वरना नहीं बनाई जाएगी। वरना इन केसेस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इस केस के अंदर रेगुलेशंस जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट आती है इनकी फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर के अंदर अगर हम देखें तो कोई भी मनी बिल है तो वो इन्हीं के प्रायर अप्रूवल के बाद जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसी वजह से ये वापस से रिकंसिडरेशन के लिए जो है वो नहीं भेजा जाता। देन बजट जो है वो पार्लियामेंट के आगे इन्हीं के द्वारा जो है वो रखा जाता है। एंड इसके अलावा कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट है उनके अंदर अगर प्रोवाइड करना है तो वो भी इन्हीं की रिकमेंडेशन के बेसिस पे होगा। एंड इसके अलावा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कोई भी एडवांस जो है वो देना है तो वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद ही जो है वो दिया जाता है। एंड देन इनके अलावा हर 5 साल के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर के अंदर अगर हम देखें तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी अगर नेगोशिएट की जा रही है तो वो प्रेसिडेंट के नेम के बिहाफ पे जो है वो की जाती है। इसके अलावा कोई भी पार्लियामेंट अप्रूवल जो है, लेकिन ऑल्दो वो नेगोशिएशन इनके नाम पे की जा रही है, लेकिन पार्लियामेंट अप्रूवल जो है वो उसके अंदर लगता है। एंड इसके अलावा कोई भी इंटरनेशनल फोरम्स है उनके अंदर प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो होता है, और कोई भी डिप्लोमेट्स अगर भेजने हैं या रिसीव करने हैं तो वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर के अंदर देखें तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस जो है वो उन्होंने लेनी है तो वो भी जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो ले सकता है अगर कोई भी लॉ उन्हें क्वेश्चन करना है तो। लेकिन जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाएगी
वो इनके ऊपर जो है वो बाइंडिंग नहीं होती है। देन इनके अलावा जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स हैं, जिसके अंदर वो पार्डन, रेप्रीव, रेस्पाइट, रिमिशन जो है वो ग्रांट कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 72 किसी भी पनिशमेंट के लिए। और इसके अंदर जो भी कन्विक्टेड पर्सन का सेंटेंस है वो सस्पेंड किया जा सकता है, कम्यूट किया जा सकता है, रेमिट किया जा सकता है एंड इवन पार्डन भी जो है वो किया जा सकता है। अब इसके अंदर वो किन किन केसेस के अंदर ऐसा कर सकता है, इवन कोर्ट मार्शल के केसेस भी कर सकते हैं, कोई यूनियन लॉ के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है उसके अगेंस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई डेथ सेंटेंस दिया गया है किसी पर्टिकुलर पर्सन को तो उसके अंदर भी जो है वो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स के अंदर जो डिफेंस फोर्सेज है हमारे उसके सुप्रीम कमांडर जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। इनके द्वारा जो भी चीफ हैं आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, वो अपॉइंट किए जाते हैं। देन इनके द्वारा वॉर और पीस को डिक्लेयर और कॉन्क्लूड जो है वो किया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ। देन इसके अलावा आता है हमारे इमरजेंसी पावर। तो इनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी गई है जिसके द्वारा ये फेडरल सिस्टम को यूनिटरी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड इसके अंदर आर्टिकल 352 विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल इमरजेंसी, 356 एंड 365 विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट इमरजेंसी और द प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये जो है वो हमारे अलाउ करे गए हैं अकॉर्डिंग टू द पार्ट 18 विच इज रिलेटेड टू द इमरजेंसी पावर्स। देन नेक्स्ट का आता है हमारा दैट इज दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर अगर हम देखें तो इस केस के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट की वीटो जो है वो अलाउड नहीं है, और ये अलाउड नहीं है। साथ ही साथ इनको असेंट जो है वो देनी ही होती है। ये उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को ना तो रिजेक्ट कर सकते और ना ही रिटर्न कर सकते, और ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत जो है वो ऐड किया गया था। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि वीटो पावर अगर हम देखें तो आर्टिकल 11 जो है वो 3 ऑल्टरनेटिव्स जो है वो प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करता है। या तो आप असेंट दे दो यानी कि हामी भर दो, विदहोल्ड कर दो यानी कि आप असेंट मत दो और उसको होल्ड कर लो, एंड रिटर्न यानी कि आप उसको रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दो। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हेस्टी और इलेगिस्लेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके, और जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। अब ये 4 टाइप की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो के अंदर आप उसको विदहोल्ड करके रख लेते हो, एंड विदहोल्ड करने के बाद वो बिल जो है वो एंड हो जाता है और एक्ट जो है वो नहीं बनता है। ये अब तक 2 बारी जो है वो यूज़ की जा चुकी है, एक जो है वो 1954 के अंदर और एक हमारी 1991 के अंदर। अब ये कब जो है वो दी जाती है, ये कब यूज़ करी जाती है, तो जब कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो इस बिल के साथ नाखुश होता है तब, और या फिर कोई गवर्नमेंट बिल है और गवर्नमेंट बिल तब आया है जब कैबिनेट जो है वो रिज़ाइन हो चुका है और न्यू गवर्नमेंट ने अब वापस से जो है वो चार्ज ले लिया है। तो इस न्यू कैबिनेट के द्वारा ये एडवाइस किया जाता है प्रेसिडेंट को कि आप ये बिल जो है वो उसको विदहोल्ड कर लो, और उसको पास जो है वो नहीं किया जाता। देन नेक्स्ट आता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो के अंदर कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है उस बिल का पास होना, यानी कि उसको रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर दिया जाता है। मनी बिल को हम रिकंसिडर के लिए रिटर्न जो है वो नहीं कर सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ पास किया जा सकता है और विदहोल्ड किया जा सकता है। विदहोल्ड कब किया जाएगा, जब न्यू गवर्नमेंट जो है वो हमारी आ चुकी है और पिछली गवर्नमेंट जिसका वो मनी बिल था वो हमारी डिसॉल्व जो है वो हो चुकी है। देन ये पर्टिकुलर अगर रिकंसिडरेशन वाला बिल वापस से पास किया जाता है तो सेम मेजॉरिटी के थ्रू ही जो है अगर वो पास हो जाता है तो वापस से जो प्रेसिडेंट होता है उसको वो अप्रूवल जो है वो देना ही पड़ता है, उसके पास कोई चॉइस जो है वो नहीं बचती। लेकिन अगर यूएसए है तो यूएसए के केस में अगर वो वापस से रिकंसिडरेशन होके पास होके आता है तो उसके अंदर वो पास जो है वो हाई मेजॉरिटी के साथ ही होना चाहिए, तभी प्रेसिडेंट जो है वो उसको अप्रूवल जो है वो देगा। देन नेक्स्ट आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो है बिल के ऊपर जो है वो चढ़ के बैठ जाना, यानी कि ना तो उसको रैटिफाई करना और ना ही उसको विदहोल्ड करना है, ना ही उसको रिजेक्ट करना। ये तब तक पेंडिंग रहता है इंडेफिनिट पीरियड के लिए, और इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं की गई है, ये कब तक आपको असेंट प्रोवाइड करनी है। इसी वजह से इसको इंडेफिनिट पीरियड तक भी जो है वो उसके ऊपर बैठा जा सकता है। और यूएसए के अंदर वहीं अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए 10 डेज टाइम टू रिटर्न, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम जो है वो दिया जाता है, या तो आपको उसको असेंट दे दो या फिर आप उसको जो है वो रिटर्न कर दो। देन नेक्स्ट आता है क्वालिफाइड वीटो। ये इंडिया के अंदर नहीं है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को जो है वो मिली हुई है, और इसके अंदर ये कहते हैं कि जो पर्टिकुलर लॉ को वापस किया गया है वो लेजिस्लेचर के अंदर हाई मेजॉरिटी के साथ जो है वो फिर से पास होना चाहिए, उसके बाद ही प्रेसिडेंट जो है वो इसको अप्रूवल जो है वो देगा।
दैट इज़ क्वालिफाइड वीको। देन नेक्स्ट क्या आता है कि अगर हम पॉकेट वीको देखें, यानी कि बिल के ऊपर चढ़ के बैठ जाना, ना तो उसको रेटिफाई करना और ना ही उसको रिजेक्ट करना, तो ये 1986 के अंदर पोस्ट ऑफिस एक्ट से रिलेटेड कुछ एक्ट था, तो वो तब जो है वो जेल सिंह के द्वारा जो है वो यूज़ किया गया था। देन अगर हम इंडिया और अमेरिका की वीको पावर को अगर हम देखें, तो इंडिया की जो वीको पावर है वो अमेरिका की वीको पावर से जो है वो बड़ी है, क्योंकि इसके अंदर अगर सिंपल मेजॉरिटी भी है तो उस केस में भी जो है वो हमारी, तो इंडिया की अगर हम वीटो पावर देखें तो वो अमेरिका की वीटो पावर से क्यों बड़ी है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई पर्टिकुलर बिल के ऊपर चढ़ के भी बैठा जा सकता है, ना तो उसको रेटिफाई और ना ही रिजेक्ट करने का प्रोविजन जो है वो उनको मैंडेट जो है वो किया गया है। देन नेक्स्ट आता है ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर जो है वो हमारी आर्टिकल 123 के द्वारा प्रेसिडेंट को दी गई है एंड आर्टिकल 213 के द्वारा गवर्नर को जो है वो दी गई है। ये ऑर्डिनेंस पावर जो है वो तब दी जाती है जब भी पार्लियामेंट जो है वो सेशन के अंदर नहीं होता और एक टेम्प्रेरी लॉ की जो है वो ज़रूरत होती है। इसका मैक्सिमम सर्वाइवल पीरियड जो है वो 6 महीने है और प्लस 6 वीक्स, यानी कि जैसे ही पार्लियामेंट आएगा उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर जो है वो ये पास ऑन हो जाना चाहिए। ये एक पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन नहीं है, ये एक अनयूजुअल पावर है जो कि यूएसए या यूके के अंदर अलाउड नहीं है, इंडिया के अंदर अलाउड है। देन रीअसेंबली के 6 वीक्स के अंदर अंदर ये पास ऑन हो जानी चाहिए। ये अनफॉर्सिन सिचुएशंस को डील करने के लिए जो है वो लाई गई है और सिर्फ पार्लियामेंट के सब्जेक्ट्स पे जो है ये बनाई जा सकती है। इसके द्वारा हम फंडामेंटल राइट्स का कवरेज नहीं कर सकते, ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बेसिस पे ही जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा यूज़ की जाती है। इसके द्वारा टैक्स लॉ को भी ऑल्टर किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड जो है वो नहीं किया जा सकता। ये रेट्रोस्पेक्टिव भी जो है वो यूज़ की जा सकती है, यानी कि इसके द्वारा कोई पार्लियामेंट एक्ट या फिर ऑर्डिनेंस को मॉडिफाई या रिपील भी जो है वो किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि जो भी इसके अंदर एक्ट्स किए जाएंगे वो फुली वैलिड जो है वो माने जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर इसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका एवोल्यूशन देखें तो कूपर केस 1970 के अंदर ये कहा गया था कि अगर कोई ऑर्डिनेंस लाई जा रही है तो उसके अंदर प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन जो है वो थी या नहीं थी, फुलफिल हुई थी या नहीं थी, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि वो उसको देख सके कि वेदर प्रेसिडेंट वाज सेटिस्फाइड टू ब्रिंग दिस ऑर्डिनेंस और नॉट, या फिर वो कोई मॉडिफाइड वे की वजह से ये ऑर्डिनेंस जो है वो लाई गई है। देन 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अंदर ये कहा गया कि जो ऑर्डिनेंस है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं है। तो फिर एक केस आता है हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 का, जिसके अंदर अच्छी अमेंडमेंट जो है वो लाई गई थी और इसके अंदर ये कहा गया कि ऑर्डिनेंसेस जो है वो हमारी जुडिशियल रिव्यू के अंदर है। और फिर इसके बाद डीसी वाधवा केस आया 1987 का, इसके अंदर ये कहा गया कि अगर सक्सेसिव रीप्रोमलगेशन किया जा रहा है ऑर्डिनेंस का तो वो अलाउड है, लेकिन इसके अंदर कंडीशन है कि टेक्स्ट जो है वो चेंज होना चाहिए। अगर टेक्स्ट चेंज नहीं होता है तो वो जो रीप्रोमलगेशन ऑर्डिनेंस का हो रहा है वो वैलिड जो है वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब ये ऑर्डिनेंस कब की जा सकती है, जब बोथ ही हाउस सेशन के अंदर ना हो या फिर ईदर ऑफ द हाउस जो है वो सेशन के अंदर ना हो, तो उस केस के अंदर ये ऑर्डिनेंस पावर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो यूज़ की जाती है। देन नेक्स्ट आता है पार्डन पावर। पार्डन पावर जो है वो आर्टिकल 72 के तहत जो है वो प्रोवाइड करी गई है। ये प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करी गई है इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी का इसके अंदर कोई रोल जो है वो नहीं होता है। ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है, ये कोई कोर्ट ऑफ अपील नहीं है कि आप अपनी अपील जाके कर रहे हो कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है। इसके अंदर जो है ये इसीलिए किया गया है ताकि कोई भी जुडिशियल एरर अगर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन या फिर ट्रायल अगर हुआ है तो उसको हम करेक्ट कर सके एंड इसके द्वारा जो भी हार्ड सेंटेंसेज है उसके अगेंस्ट रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारी डिफरेंट पार्डन पावर, डिफरेंट पार्डन सिचुएशन। तो सबसे पहले आता है पार्डन। पार्डन यानी कि माफ़ कर देना, बिल्कुल जो भी कन्विक्टेड पर्सन है उसके एक्विटल, उसको जो है वो एक्विट कर देना, उसके कन्विक्शन को और सेंटेंस को दोनों को ही जो है वो रिमूव कर देना। ठीक है, देन इसके द्वारा जो भी सेंटेंस है, पनिशमेंट है या डिसक्वालिफिकेशन है वो सारी जो है वो एब्जॉल्व कर दी जाती है बाय गिविंग दैट पार्डन। देन नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाना। तो इसके अंदर पहले जो है वो डेथ दिया गया था और अब जो है वो इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। तो इसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर पनिशमेंट को दूसरी पनिशमेंट के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया और ये थोड़ी लाइट पनिशमेंट जो है वो हमने रखी। तो डेथ से इम्प्रिजनमेंट का अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको कम्युनिकेशन जो है वो माना जाता है। देन आता है रेमिशन। रेमिशन यानी कि जो सेम पनिशमेंट है उसी को ही रिड्यूस जो है वो कर देना और इसके अंदर उसका करेक्टर जो है वो चेंज नहीं किया जाता, सेम पनिशमेंट को ही थोड़ा सा कम जो है वो कर दिया जाता है। देन आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट यानी कि थोड़ी दया खा देना। तो इसके अंदर जो भी पनिशमेंट है उसके
अगेंस्ट लेस पनिशमेंट जो है वो दी जाती है ड्यू टू दम स्पेशल फैक्ट्स लाइक द प्रेगनेंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर वुमेन। देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज दी फिफ्थ दैट इज रेप्रीव। रेप्रीव के अंदर देखें तो इसके ऊपर रेप्रीव के अंदर कुछ टाइम के लिए जो भी सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और ये सस्पेंड इसीलिए किया जाता है टेम्पररी पीरियड के लिए, ताकि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो पार्डन जो है वो सीख कर सके, कम्युनिकेशन जो है वो ले सके प्रेसिडेंट से। देन नेक्स्ट आता है आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 जो है वो इसके अंदर गवर्नर को पावर दी गई है कि अगर वो कोई भी जुडिशियल पावर जो है वो गवर्नर को दी गई है कि अगर किसी को पार्डन करना हो या फिर कॉम्यूट करना और रिस्पाइट करना और रिप्रीव करना, तो वो जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। स्टेट लॉ अगर वायलेट हो रहा है उस केस के अंदर गवर्नर के पास राइट है, अगर यूनियन लॉ वायलेट हो रहा है तो उसके अंदर प्रेसिडेंट को जो है वो पावर दी गई है। अब ये आर्टिकल नंबर 72 से डिफरेंट कैसे है, प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट मार्शल सेंटेंस को भी जो है वो पार्डन कर सकता है, लेकिन गवर्नर जो है वो नहीं कर सकता। देन जो प्रेसिडेंट है वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है, लेकिन गवर्नर जो है वो उसको पार्डन नहीं कर सकता, उसको सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कॉम्यूट कर सकता है, या फिर जो भी है उसको पार्डन नहीं कर सकता। देन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए गए हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर को विद रिस्पेक्ट टू द पार्डनिंग पावर। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि ये जो पिटिशन है इसके अंदर कोई भी ओरल हियरिंग का राइट जो है वो नहीं दिया गया है, कि प्रेसिडेंट इसको ओरल हियर जो है वो करेगा केस को, वो राइट इसको नहीं दिया गया है। प्रेसिडेंट जो है उस एविडेंस को एग्जामिन कर सकता है और किसी डिफरेंट कोर्ट से उसका व्यू जो है वो ले सकता है। देन प्रेसिडेंट का जो भी डिसीजन होगा वो यूनियन कैबिनेट के कॉन्फ्रेंस पे जो है वो लिया जाएगा। देन प्रेसिडेंट जो है वो अपने ऑर्डर का, उसने ये ऑर्डर क्यों दिया है उसका रीज़न जो है वो मेंशन नहीं करेगा, एंड इसके द्वारा रिलीफ जो है वो अफोर्ड किया जाएगा। देन कोई भी गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट को नहीं प्रोवाइड की जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द डिसीजन। एंड प्रेसिडेंट की जो ये पावर है विद रिस्पेक्ट टू द पार्डनिंग, ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं है, और ये तब तक नहीं है जब तक इसका आर्बिट्ररी यूज़ नहीं किया जा रहा। जब भी ऐसा लगेगा कि ये आर्बिट्रली यूज़ हो रही है तब उस केस के अंदर ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो है वो आएगा। और अगर इसको रिजेक्ट किया जाता है वन प्रेसिडेंट के द्वारा तो इसको फिर से जो है वो वापस से नहीं लाया जा सकता। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारी प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अगर हम देखें तो जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किंग की पोजीशन है, सेम पोजीशन जो है वो हमारी इंडिया की प्रेसिडेंट की है, हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड नॉट द ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि गवर्नमेंट का हेड नहीं है, स्टेट का हेड है। देन इसके द्वारा नेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये उसको रूल नहीं करता है। नेशन का ये सिंबल है, और इसकी एक सेरेमोनियल डिवाइस है, सील है, जो कि हर डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो लगाई जाएगी। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के द्वारा बाउंडेड है एज पर दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1976। एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने फिर से अमेंडमेंट लाई और उसके अंदर ये कहा कि जो भी एडवाइस आएगी उसको ये रिकॉन्सिडरेशन के लिए एक बारी जो है वो वापस से भेज सकते हैं। देन यूएस का प्रेसिडेंट अगर हम देखें तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव का भी हेड है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी हेड है, लेकिन इंडिया और यूके दोनों में ही ऐसा नहीं है, वो हेड ऑफ स्टेट है, नहीं है, वो नॉमिनल हेड है सिर्फ और सिर्फ। देन इन यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा सेक्रेटरी को डिसमिस किया जा सकता है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा अलाउड नहीं है। देन नेक्स्ट आता है कि इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो आर्टिकल 53 के तहत ये बताया गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के हाथ में है या फिर सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के हाथ में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल पावर है। देन आर्टिकल 74 के अंदर ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम ये दोनों जो है वो मिलके प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे टू टेक द डिसीजन। एंड आर्टिकल 75 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल जो है वो रहेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लोकसभा को, यानी कि इसके अंदर वो अपनी मेजॉरिटी जो है उनकी प्रूफ होनी चाहिए, और यही हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की फाउंडेशन है। देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि पीएम को अपॉइंट करना जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की, और ये कब है, जब क्लियर मेजॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट की नहीं है और पीएम जो है विदाउट एनी सक्सेसर जो है उनकी डेथ हो गई है। देन इसके अलावा ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं जब भी वो कॉन्फिडेंस जो है वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं, और ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो मेजॉरिटी जो है वो लूज आउट कर देते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हमारे सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, और इनकी जो पोजीशन है वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की बिल्कुल इक्वल है।
इलेक्शन अगर हम देखें तो लाइक दी प्रेसिडेंट इट इज़ इनडायरेक्ट इलेक्शन, और इसके अंदर फ़र्क यही है कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स दोनों ही पार्लियामेंट के इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो स्टेट के मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं करते। देन क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का हेड था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को चेयर करने का काम है। इसी वजह से स्टेट के मेंबर्स को इसके अंदर पार्टिसिपेशन का राइट जो है वो नहीं दिया गया है। देन जो सिस्टम है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट के थ्रू ये इलेक्शन जो है वो होता है, यानी कि रैंक बेसिस पे ही है यहाँ पे भी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर कोई भी इलेक्शन के अंदर डिस्प्यूट्स आते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंक्वायर एंड डिसाइड किए जाएंगे। इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज के बेसिस पे इसको चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता, जस्ट लाइक द केस ऑफ द प्रेसिडेंट। और अगर वो वॉइड डिक्लेयर होता है तो उसके अंदर जो भी एक्ट्स किए जाते हैं वो इनवैलिड जो है वो डिक्लेयर नहीं किए जा सकते। देन क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, एज जो है वो 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, राज्यसभा के इलेक्शन में लड़ने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये होल्ड नहीं कर सकते, चाहे वो यूनियन हो, स्टेट हो, लोकल हो, पब्लिक हो। लेकिन ये कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, या फिर यूनियन है, स्टेट मिनिस्टर है, ये जो है वो हमारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आएंगे, और इनके द्वारा इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए उनको जो नॉमिनेशन है वो 20 प्रपोजर एंड 20 सेकेंडर्स के द्वारा बैक कराना होगा। वहीं अगर हम प्रेसिडेंट के केस में देखें तो 50 थे। सिक्योरिटी डिपॉजिट जस्ट लाइक दी प्रेसिडेंट 15,000 का कराना होगा आरबीआई के साथ, और अगर उनको स्पेसिफिकली वोट जो है वो नहीं मिलता है तो ये पर्टिकुलर 15,000 का डिपॉजिट जो है वो कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। देन ऑफिस कंडीशंस अगर हम देखें तो जिस दौरान वो ऑफिस के अंदर आ गए हैं उस दौरान वो एमपी या एमएलए की सीट नहीं होल्ड कर सकते, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं कर सकते। देन इसके अलावा टर्म जो है वो 5 साल का है, और ऑफिस बियॉन्ड भी जो है वो होल्ड किया जा सकता है जब तक सक्सेसर नहीं आता। देन ये री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल है एन नंबर ऑफ टाइम, और ऐसा एस राधा कृष्ण के टाइम पे जो है वो हो चुका है, ये 2 टाइम इलेक्ट हुए थे, और ऐसे ही प्रेसिडेंट के केस में भी 2 टाइम हुआ था, दैट इज राजेंद्र प्रसाद। देन इनको रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन रिमूवल का कोई भी ग्राउंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। इसके लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो भी रेजोल्यूशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है, और इससे पहले उनको 14 डेज का नोटिस देना होगा। और इसके अंदर जो भी राज्यसभा की मेजोरिटी है उसके द्वारा जो है ये रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए। अब इस मेजोरिटी का क्या मतलब है? इफेक्टिव मेजोरिटी है। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है कि जो भी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस है उसके अंदर से वैकेंसी अगर हम माइनस करें, उसका जो भी 50% आएगा वो इफेक्टिव मेजोरिटी होगी। ये राज्यसभा की जो है वो मेजोरिटी है। एंड देन लोकसभा के द्वारा भी ये पास होना चाहिए बाय द सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के केस के अंदर जो भी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 50% ही जो है वो हमारा इसको पास जो है वो कर देना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि ओथ अगर हम देखें तो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट अगर ओथ लेगा तो वो ये कहेगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ट्रू फेथ मेंटेन करके रखूंगा, अपनी ऑफिस ड्यूटीज़ को फेथफुली डिस्चार्ज करूंगा, और ये ओथ जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। वहीं अगर हम प्रेसिडेंट के केस में देखें तो वो सीजीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, या फिर उनके द्वारा अगर कोई पर्सन अपॉइंट किया गया है उसके आगे भी एडमिनिस्टर जो है वो की जा सकती है। वैकेंसी अगर हम देखें तो 5 साल की एक्सपायरी के बाद जो है ये अराइज होती है, और इससे पहले भी जो है वो इलेक्शन हो जाना चाहिए। एंड अदर केसेस में लाइक द रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन और इलेक्शन वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर भी एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन हो जाना चाहिए। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि कोई और पर्सन जो है वो उसको चेयर करेगा, लाइक इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बिकम प्रेसिडेंट। तो इस केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि कोई भी काम जो है वो नहीं रुकता है। राज्यसभा की चेयरमैन की बात अगर करें तो कोई भी डेप्यूटी स्पीकर या फिर कोई भी पैनल चेयरपर्सन से पर्सन आके उसको जो है वो चेयर करता है, तो इसी वजह से इसकी वैकेंसी के केस में कोई और पर्सन नहीं आता है, और एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन जो है वो किया जाता है ताकि न्यू वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जा सके। और ये फुल 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए, फुल 5 ईयर्स के लिए जो है वो इसको अपॉइंट किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारी पावर्स वाइस प्रेसिडेंट की। तो ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन है, जस्ट लाइक दी अमेरिका। अमेरिका के अंदर भी जो वाइस प्रेसिडेंट है ये सेनेट के चेयरमैन होते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस अगर हम देखें तो पावर एंड फंक्शन है वो लोकसभा के स्पीकर के बिल्कुल इक्वल है। देन एमोल्यूमेंट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिसाइड नहीं की जाती है, और इनको रेगुलर सैलरी मिलती है एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा। 2018 के अंदर इनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज करी गई थी 1.25 लाख से 4 लाख, एंड इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट वी सॉ दैट 1.5 लाख से हमारी 5 लाख जो है ये हो गई थी। देन 2008 के अंदर इनकी पेंशन जो है वो इंक्रीज करी गई थी जो कि ₹20,000 पर मंथ थी।
उसको इंक्रीज करके 50% ऑफ दी सैलरी पर मंथ जो है वो किया गया। एंड इसके अलावा डेली अलाउंसेस, रेजिडेंस, मेडिकल ट्रैवल, ये सब भी जो है वो प्रोवाइड किए। देन अगर ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये मैक्सिमम 6 महीने के लिए या फिर अंटिल न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस रिज्यूम नहीं करता तब तक ये प्रेसिडेंट जो है वो रहते हैं। और ये वैकेंसी जो है वो क्यों हुई है, ये एक्सपायरी की वजह से नहीं हुई, ये रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हुई है। और ये राजेंद्र प्रसाद के दौरान जो है वो हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो प्रेसिडेंट की पोजीशन में थे एंड उनकी डेथ जो है वो हो गई थी। एंड उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है वो उनका चार्ज जो है वो लिया था। और ये जो है उस टाइम पे इनको प्रेसिडेंट की सैलरी जो है वो मिलती रहती है। एंड इनके द्वारा कोई भी राज्यसभा की चेयरमैन ड्यूटी जो है वो उस टाइम परफॉर्म नहीं की जाती, ये डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा परफॉर्म की जाती है। देन नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन अगर हम देखें तो वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो होते हैं। अब अमेरिका वाइस प्रेसिडेंट और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है ये प्रेसिडेंट को सक्सीड करते हैं और तब तक सक्सीड करते हैं जब तक वो टर्म पूरी नहीं हो जाती। लेकिन इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो तभी तक सक्सीड करता है जब तक न्यू प्रेसिडेंट जो है वो इसको एज्यूम नहीं करता। देन नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अगर हम देखें तो ये रियल एग्जीक्यूटिव है और इनको डी ज्यूरो नहीं डी फैक्टो अथॉरिटी जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट के हेड है। कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर जो है वो मेंशन नहीं करा गया है इनको सेलेक्ट और अप्रूवल करने के लिए। आर्टिकल 75 में बस इतना बोला गया है कि पीएम के द्वारा प्रेसिडेंट जो है वो पीएम को प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। एंड प्रेसिडेंट जो है वो फ्रीली किसी को भी अपॉइंट जो है वो नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो भी लोकसभा का मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है उसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूज किया जाता है। और अगर कोई भी मेजॉरिटी नहीं है तो उस केस के अंदर जो भी लार्जेस्ट पार्टी का लीडर है या फिर कोalition गवर्नमेंट पार्टी का लीडर है उसको जो है वो अपॉइंट किया जाता है एज दी प्राइम मिनिस्टर। और ये 1979 के अंदर जो है वो यूज़ किया गया था नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा और उनके द्वारा चरण सिंह को जो है वो अपॉइंट किया गया था जब भी कोई मेजॉरिटी पार्टी जो है वो पावर में नहीं आती है। देन इसके अलावा अगर पीएम जो है वो मर जाते हैं तो उस केस के अंदर न्यू लीडर जो है वो पार्टी के द्वारा इलेक्ट किया जाता है ताकि वो पीएम के पोजीशन पे आ सके। और 1984 में ऐसा हुआ था इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी जी ने जो है इसको ऑफिस को जो है वो एज्यूम किया था। देन नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो 1980 हाई कोर्ट के अंदर ये रूलिंग आई थी कि पहले पीएम को अपॉइंट किया जा सकता है एंड देन फर्दर उसको बोला जा सकता है कि अब आप अपनी मेजॉरिटी जो है वो प्रूव कर दो। तो ये 8 बारी जो है वो इससे पहले हो चुका है। एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज 1997 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। इसके अंदर ये कहा गया था कि अगर कोई पर्सन किसी ईदर हाउस का मेंबर नहीं भी है तो उस केस में भी वो पीएम जो है वो बन सकता है। लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बनना चाहिए। एंड ऐसा 3 पीएम के केस में हो चुका है। और फिर ये मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है वो बन के आए थे इंदिरा गांधी, देवे गौड़ा एंड मनमोहन सिंह। ब्रिटेन के अंदर अगर हम देखें तो पीएम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस का मेंबर हो सकता है, वो अपर हाउस का मेंबर जो है वो नहीं हो सकता है। देन सैलरी एंड अलाउंस के केस में देखें तो पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो सैलरी एंड अलाउंस है वो डिसाइड की जाती है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो। कॉन्स्टिट्यूशन कोई मेंशन नहीं करता है। देन इसके अलावा ये जो भी एमपी को पेमेंट मिलती है वही सेम पीएम को भी जो है वो मिलती है। सैंक्चुरी अलाउंस मिलता है इनको एडिशनल। और 2001 के अंदर ये इंक्रीज कर दिया गया था 1500 से 3000 पर मंथ जो है वो कर दिया गया था। इसके अलावा फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवल अलाउंस एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। देन नेक्स्ट आता है कि ओथ ऑफ ऑफिस। तो इनके द्वारा ओथ ऑफ ऑफिस ली जाती है और उसका एडमिनिस्टर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फेथ मेंटेन करके रखेंगे, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे। देन इसके अलावा ऑफिस ड्यूटी को डिस्चार्ज करेंगे और सारे जो भी डिसीजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है वो लेंगे। देन नेक्स्ट आता है ओथ ऑफ सीक्रेसी। इसके अंदर वो कहते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि उनके पास है उसको वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिवील नहीं करेंगे जो कि सीक्रेट होनी चाहिए। और अगर एक्सेप्शन है इसके अंदर, अगर इनको कोई अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करनी है तो उस केस के अंदर ये दे सकते हैं। टर्म अगर हम देखें तो पीएम की टर्म जो है वो फिक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के प्लेजर पे जो है इसको अपॉइंट किया जाता है। और ये तब तक डिसमिस नहीं हो सकते जब तक ये मेजॉरिटी इनकी है लोकसभा के अंदर। और अगर ये लोकसभा के अंदर कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं तो या तो ये खुद ही रिज़ाइन कर देते हैं और या फिर इनको प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो डिसमिस कर दिया जाता है अगर वो खुद से रिज़ाइन नहीं करते हैं तो। देन नेक्स्ट आता है हमारा पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग है उसको चेयर करते हैं, उसके हेड है। इसके अलावा जो भी मिनिस्टर है वो इन्हीं की रिकमेंडेशन के द्वारा प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है।
देन जो भी पोर्टफोलियोज हैं उनको एलोकेट करते हैं, रिशफल करता है प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा अगर ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन कर देता है तो होल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कोलैप्स हो जाती है, और अगर ये मर जाते हैं तो अगर ये पर्टिकुलर कोई लीडर ऑफ द पार्टी फिर से अपॉइंट नहीं किया जाता है तो उस केस में ये रिजॉल्व हो जाती है। देन इसके अलावा अगर मिनिस्टर जो है वो कहता है कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, और एज द प्रेसिडेंट ये मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप रिज़ाइन कर दो, या फिर प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप उसको डिसमिस कर दो। देन इसके अलावा ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं, और ये डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक्ट्स ऑफ मिनिस्टर को। देन नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट। तो जो भी डिसीजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वो कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट को। देन कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर प्रेसिडेंट को चाहिए होती है तो उसको सप्लाई करते हैं। देन कोई भी मैटर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पहुंचाना होता है फ्रॉम द प्रेसिडेंट, वो पहुंचाते हैं। प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ कैग, यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर, इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन चेयर एंड मेंबर। देन यूएस के प्रेसिडेंट अगर हम देखें तो वो पोजीशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ है, और अगर इंडिया के प्रेसिडेंट की पोजीशन देखें तो वो यूके के किंग के साथ जो है वो इक्वल है। द नेक्स्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट। तो ये लोअर हाउस के लीडर है, प्रेसिडेंट को एडवाइस प्रोवाइड करते हैं कि कब हमें पार्लियामेंट को समॉन करना है, प्रोलॉग करना है, या फिर अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस करनी होती है हाउस के फ्लोर पे तो वो भी इनके द्वारा जो है वो की जाती है। देन अदर पावर्स अगर हम देखें तो ये नीति आयोग के चेयरमैन है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन है, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन है, नेशनल वाटर काउंसिल के, एनडीएमए के, सभी के चेयरमैन जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी ये शेप करते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्समैन है। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजर है इन चीफ ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और पार्टी के भी लीडर हैं, और सर्विसेज के भी जो है वो पॉलिटिकल हेड है। इसके अलावा नेक्स्ट पावर्स आती है हमारी विद रिस्पेक्ट टू दी प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 74 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि ये दोनों जो है वो एक एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। देन आर्टिकल 75 में मेंशन किया गया है कि पीएम जो है वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और अदर मिनिस्टर्स भी प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन एक किसकी होगी, प्राइम मिनिस्टर की। मिनिस्टर जो है वो ऑफिस होल्ड करेगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू दी लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लोकसभा को, एंड ये हमारी फाउंडेशन है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। देन आर्टिकल 78 अगर हम देखें तो इसके अंदर ये पीएम की ड्यूटीज़ को जो है वो मेंशन करते हैं कि उनकी ड्यूटी है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन है वो कम्युनिकेट करेंगे यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स है वो प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट मांग रहा है वो इनको प्रोवाइड करेंगे, एंड प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को टू टेक एनी मैटर, तो ये भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुंचाया जाएगा। तो ये सारी ड्यूटीज़ जो है वो मेंशन करी गई है आर्टिकल नंबर 78 के अंदर। देन 6 ऐसे सीएम हैं जो कि अभी तक पीएम जो है वो बन चुके हैं। तो 6 सीएम जो हैं, पहले ऐसे सीएम जो है वो हमारे मोरारजी देसाई थे 1977 के अंदर, एंड इसके अलावा मोदी जी भी जो है वो 2014 के अंदर बने थे, और ये पहले जो है वो सीएम रह चुके हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर हम देखें तो ये हमारे ब्रिटेन के पैटर्न पे जो है वो मॉडल है। इसके अलावा इसके जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। इसके अलावा ये रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 आर्टिकल्स के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र जो है वो किया गया है। आर्टिकल 74 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्टेटस बताया गया है कि इसके अंदर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और एक पीएम होता है, एंड इन दोनों का काम है कि प्रेसिडेंट को एक करे। प्रेसिडेंट जो है वो इनको रिकंसिडरेशन के लिए आस्क कर सकता है, ये हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है वो ऐड किया था, लेकिन जो भी एड प्रोवाइड की जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा उसको कोर्ट के अंदर जो है वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ना ही इंक्वायर किया जा सकता। देन आर्टिकल 75 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि जो मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, टेन्योर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, कैसे ओथ लेंगे, सैलरी एंड अलाउंसेस क्या होगी मिनिस्टर की, वो सारी जो है वो आर्टिकल 75 के अंदर मेंशन करी गई है। और इसके अंदर ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। टोटल नंबर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो 15% ऑफ लोकसभा के स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एंड ये हमने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा जो है वो ऐड किया था। एंड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द डिफेक्शन, और अगर वो पर्टिकुलर ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन पे उनको रिमूव किया जाता है तो उस केस के अंदर उनको मिनिस्टर जो है वो नहीं बनाया जा सकता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम टेन्योर देखें तो ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे जो है वो रखा गया है। इसके अलावा
जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल जो है वो रहते हैं। देन अगर हम इनकी ओथ देखें, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी जस्ट लाइक इन द केस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो एक मिनिस्टर की जाती है। सैलरी एंड अलाउंसेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मेंशन किया गया है कि वो पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो डिसाइड किए जाएंगे एज पर द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर एक्ट 1952। एंड इसके अंदर जो भी सैलरी दी जाती है पार्लियामेंट मेंबर को और दी सम्पचुरी अलाउंस दिया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू रैंक जो है वो दिया जाता है। फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा मिनिस्टर जो कि एक एमपी नहीं है, फिर भी उसको मिनिस्टर जो है वो बना लिया गया है, तो उस केस के अंदर 6 महीने के बाद वो मिनिस्टर जो है वो नहीं रहेगा। और ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के। जिस दिन वो अपनी मेजोरिटी लूज कर देंगे वो जो है उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है कि आर्टिकल नंबर 88 के अंदर ये कहा गया है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर हाउस उनके क्या राइट्स है, वो आर्टिकल 88 के अंदर मेंशन किया गया है। उनके राइट्स हैं कि वो किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के अंदर पार्ट जो है वो ले सकते हैं, दोनों के अंदर उसके अंदर बोल सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी पार्लियामेंट कमेटी के अंदर जिसके अंदर वो मेंबर है उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जिस हाउस की वो मेंबर नहीं है उसके अंदर वो वोटिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं। देन जो भी वोट जो है वो जिस पर्टिकुलर उसके अंदर वो मेंबर है उसके अंदर उनको अलाउड है। देन नेक्स्ट अगर हम सम्पचुरी अलाउंस देखें तो ये हमारा 1000 से 2000 जो है वो कर दिया गया था, और प्राइम मिनिस्टर के केस में 1500 से 3000 कर दिया गया था। और अगर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है तो 500 से 1000 कर दिया गया। और अगर ये डेप्यूटी मिनिस्टर है तो 300 से 600 पर मंथ जो है वो करा गया सम्पचुरी अलाउंस को। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर कोई भी ओथ ऑफ ऑफिस और सीक्रेसी अगर ली है, और अगर कोई मिनिस्टर जो है वो डेप्यूटी पीएम की या मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर डेप्यूटी मिनिस्टर की ओथ लेता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। यानी कि अगर कोई एमपी इन मिनिस्टर की ओथ लेता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और ये तब तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है जब तक जो ओथ का जो उन्होंने बोला है वो जो है वो करेक्ट है, तब तक ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर जो है वो नहीं किया जा सकता। देन अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो सबसे पहले जो है ये आर्टिकल 74 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि ये एडवाइस जो है वो बाइंडिंग है, लेकिन 44th के अंदर ये कहा गया कि वो एक बारी रिकंसिडरेशन के लिए जो है वो भेज सकते हैं। एडवाइस जो है वो कोर्ट के अंदर एक्वायर नहीं की जा सकती है। ये जो है वो इंटीमेट या कॉन्फिडेंशियल रिलेशन है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में। और 1971 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि अगर लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ऑफिस को होल्ड करते रहेंगे, तब तक होल्ड करते रहेंगे जब तक न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो वापस से नहीं आते हैं। और अगर कोई भी डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाता है विदाउट एनी एड तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगा इन दी वायलेशन ऑफ अंडर आर्टिकल 74, क्योंकि इसके अंदर ये मैंडेट किया गया है कि वो सिर्फ एक एडवाइस पे जो है वो काम करेंगे। इसके अलावा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो ये लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। इनका काम है कि ये टीम की तरह काम करेंगे, टीम की तरह ही तैरेंगे, टीम की तरह ही डूबेंगे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाता है, सभी लोग जो है वो रिज़ाइन करते हैं। किसके अगेंस्ट पास हुआ है? पीएम के अगेंस्ट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, इंक्लूडिंग राज्यसभा मेंबर, ये भी जो है वो रिज़ाइन कर देंगे। देन इसके द्वारा ये जो है वो प्रोवाइड करते हैं एडवाइस किसको? प्रेसिडेंट को, कि आप लोकसभा जो है वो डिसॉल्व कर दो अगर लोकसभा जो है वो फेथ जो व्यूज़ जो है वो फेथफुली रिप्रेजेंट नहीं कर रही है पार्टी की। एंड उनको बोलता है कि आप फ्रेश इलेक्शन जो है वो कराओ। देन प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो भी डिसीजंस हैं उनको मानने पड़ेंगे जब तक वो लोकसभा के अंदर कॉन्फिडेंस के अंदर है। और इसके द्वारा वो एक साथ जो है वो बाइंड रहते हैं। अगर एक भी डिसएग्री करता है तो वो रिज़ाइन कर सकता है। और ऐसा 3 बारी जो है वो लास्ट टाइम हो चुका है, बी आर अम्बेडकर के केस में, आरिफ मोहम्मद के केस में और सी देशमुख के केस में। देन आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आर्टिकल 75 के अंदर मेंशन है। अगर पीएम जो है वो किसी भी सिंगल मिनिस्टर की परफॉर्मेंस के साथ डिससेटिस्फाइड है तो वो प्रेसिडेंट को बोल के उसको डिसमिस जो है वो करा सकता है, क्योंकि उसी के प्लेजर पे जो है ये काम करते हैं। और प्रेसिडेंट जो है उसको डिसमिस जो है वो करना पड़ेगा। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम देखें तो वो इंडिया के अंदर नहीं है। कोई भी एक्ट जो भी उन्होंने लिया है, एडवाइस दी है, उसको ये काउंटर साइन जो है वो नहीं करते हैं। और इसको कोर्ट के अंदर भी इंक्वायर नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर हम ब्रिटेन के केस में देखें
तो ब्रिटेन के अंदर जो भी एक वाइस किंग को दी जाएगी उसको मिनिस्टर के द्वारा काउंटर साइन किया जाएगा एंड मिनिस्टर जो है उसको रिस्पॉन्सिबल जो है वो हेल्ड किया जाएगा और कोर्ट के अंदर भी जो है वो लायबल माना जाएगा एंड किंग जो है वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। देन आता है कि अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच में डिफरेंस देखें तो ये जो है वो काफ़ी वाइड है। 60 to 70 मेंबर्स होते हैं, कैबिनेट के अंदर कम मेंबर होते हैं 15 to 20। इसके अंदर जो है वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो मेन मिनिस्टर है, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, ये सभी जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वही आते हैं और जो इसका पार्ट है। देन इसके अलावा कोई भी कलेक्टिव फंक्शन नहीं है इसका। देन इनका एक कलेक्टिव फंक्शन है, ये आपस में मिलते हैं और डिसीजंस जो है वो लेते हैं। देन जितनी भी पावर इनको दी गई है वो थ्योरी बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड है। फंक्शंस जो है वो कैबिनेट के द्वारा जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पॉलिसी डिसीजंस के साथ, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। एंड देन इनके द्वारा जो भी कैबिनेट के डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड इनके द्वारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इम्प्लीमेंटेशन है वो कैबिनेट के द्वारा जो उसको सुपरवाइज किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हेड जो है वो हमारे पीएम है। देन कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को जो है वो होल्ड करते हैं एंड इसके अंदर होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंशियल, एक्सटर्नल, ये सब आते हैं और इनके द्वारा कैबिनेट मीटिंग जो है वो अपनी अटेंड की जाती है। और ये हमारा जो कॉम्पोजिशन है ये ब्रिटेन के मॉडल के बेसिस पे है। देन आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर अगर हम देखें तो ये इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है और इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये एज अ कैबिनेट मिनिस्टर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो मेंबर ऑफ कैबिनेट नहीं है, उसको भी इसमें से इनवाइट जो है वो किया जा सकता है कि आप भी आओ और कैबिनेट मीटिंग में जो है वो पार्ट लो। ये इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री भी हो सकते हैं या फिर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच भी हो सकती है, लेकिन दोनों ही केसेस के अंदर वो कैबिनेट मिनिस्टर के गाइडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो है वो काम करेगा। देन आता है डेप्यूटी मिनिस्टर। तो ये इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री नहीं होती है, ये कैबिनेट मिनिस्टर के साथ ही अटैच होता है या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ। इसके अंदर ये कैबिनेट के अंदर पार्ट जो है वो नहीं लेते हैं, उसकी मेकिंग के अंदर पार्ट नहीं लेते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पॉलिटिकल एंड दी पार्लियामेंट ड्यूटीज़ के अंदर जो एक्चुअल मिनिस्ट्री है उसको जो है वो असिस्ट जो है वो करें। देन नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट सेक्रेटरी। तो कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो नो डिपार्टमेंट अंडर देयर कंट्रोल। इसके अंदर एक सीनियर मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के साथ जो है वो अटैच होता है और ये पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में जो है वो उसकी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सिंस 1967 कोई भी जो है वो इसके अंदर अपॉइंट नहीं किया है। लास्ट एंड फर्स्ट जो है वो राजीव गांधी के दौरान जो है वो किया गया था। देन नेक्स्ट आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट के अंदर जो डिफरेंस है वो यही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो काउंसिल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 74 एंड 75। कोई भी नो साइज क्लासिफिकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई भी साइज का क्लासिफिकेशन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं किया गया था और ये सारे जो है वो लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। कैबिनेट अगर हम देखें तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 352 के तहत 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये डाला गया था। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं था, लेकिन इनके पास कोई पावर नहीं है और फंक्शन जो है वो मेंशन नहीं करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसके द्वारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एनफोर्स की जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टू द लोकसभा, क्योंकि इनके द्वारा ही इनको सुपरवाइज जो है वो किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज़ दी रोल ऑफ कैबिनेट। तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन बॉडी है, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, चीफ कोऑर्डिनेटर है सेंटर के अंदर एंड प्रेसिडेंट को एडवाइजरी जो है वो इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, चीफ क्राइसिस मैनेजर है और जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स है वो इनके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और लेजिस्लेटिव मैटर्स, और ये जो भी हाई अपॉइंटमेंट्स है वो भी इनको ही इनके द्वारा कंट्रोल की जाती है और फॉरेन पॉलिसीज़ के साथ भी जो है ये डील करते हैं। देन नेक्स्ट आता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट जो है वो इनर कैबिनेट है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कंसिस्ट करता है इसके अंदर पीएम, 2 से 4 इन्फ्लुएंशियल कॉलीग्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ऑफ द पीएम। इसकी पॉजिटिव अगर हम देखें तो ये स्मॉल एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और नॉर्मली पूरे कैबिनेट से ज़्यादा जो है ये मिलती है और सीक्रेसी मेंटेन करके रखती है। इसके द्वारा जो कैबिनेट का स्टेटस है एंड अथॉरिटी है वो रिड्यूस हो जाता है और लीगल प्रोसेस को सर्कमवेंट करता है और आउटसाइडर्स को अलाउ करता है कि वो आके डिसीजन जो है वो ले। यूएस, ब्रिटेन एंड इंडिया के अंदर जो है ये हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज दी इवोल्यूशन कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी अगर हम देखें तो ये हमारी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये जो है वो रूल ऑफ बिजनेस के द्वारा जो है वो काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं। इसके अंदर दो हमारी टाइप्स है, एक है स्टैंडिंग
और एक है हमारा एडहॉक। स्कैंगिंग अगर हम देखें तो परमानेंट है, और एडहॉक अगर हम देखें तो वो टेम्पररी रहती है, पीएम के द्वारा सेटअप किया जाता है। कोई नेम जो है ये कितने मेंबर्स होंगे या कॉम्पोजिशन होगा वो वेरी जो है वो करता है। मेंबरशिप अगर हम देखें तो 3 से 8 लोग, यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर इसका पार्ट होते हैं, समटाइम नॉन कैबिनेट मेंबर भी इसका पार्ट होते हैं या फिर सीनियर मिनिस्टर इसका पार्ट होते हैं। हेड जो है वो मोस्टली पीएम होते हैं, समटाइम कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकते हैं। इसके द्वारा जो भी इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, प्रपोजल्स जो है वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं, कैबिनेट का वर्कलोड कम किया जाता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किया जाता है इश्यूज का, और जो भी ये कैबिनेट कमेटी है वो डिवीजन ऑफ लेबर एंड लेजिस्लेशन के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो काम करता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एवोल्यूशन ऑफ द कैबिनेट कमेटी। तो 1994 के अंदर 13 थी, 13 के अंदर ये 10 हुई, देन 19 के अंदर ये 8 हुई। इसके अंदर हमारी डिफरेंट कमेटीज है, लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पार्लियामेंट, सिक्योरिटी, अकोमोडेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एंड अपॉइंटमेंट। इन सभी के ऊपर कुछ कमेटी जो है वो बनाई गई है। फंक्शन अगर हम देखें तो पॉलिटिकल के अंदर पॉलिसी मैटर्स डिसाइड किए जाते हैं, डोमेस्टिक एंड फॉरेन। इको के अंदर गवर्नमेंट का इकोनॉमिक स्फेयर के अंदर जो भी एक्ट्स है उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है। एंड अपॉइंटमेंट कमेटी के अंदर हमारा जो भी हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स है पीएसयू, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो सारे डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। एंड यही टीम जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है वो चेयर की जाती है, यानी कि पी, ठीक है। और इसके अंदर होते हैं पीएम जो है वो चेयरमैन है। एंड देन पार्लियामेंट अफेयर्स के अंदर जो भी गवर्नमेंट बिजनेस की प्रोग्रेस है वो पार्लियामेंट के अंदर देखी जाती है। इसको वो पीएम जो है वो चेयर नहीं करता है, इसको होम मिनिस्टर जो है वो चेयर करता है। देन आता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ये एक एडहॉक ग्रुप है। इसके द्वारा ये जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज है उसको कैबिनेट जो है कैबिनेट को रिकमेंड करता है, कैबिनेट को, ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज, और ये जो है वो रिकमेंडेटरी है। लेकिन कुछ डिसीजंस जो हैं वो कैबिनेट के बिहाफ पे इनके द्वारा लिए जाते हैं। देन ये सेकेंड आरसी के रिकमेंडेशन के ऊपर लाया गया था। एंड लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये रेगुलरली मीट नहीं कर पाते और इनफेक्टिव रह गया है। सेलेक्टिव यूज़ जो है वो उसका किया जाता है और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होता है इसकी, और इसकी वजह से डिसीजन जो है वो इनको दिया जाता है पावर कि वो डिसीजन ले सके, और इनकी क्लियर मैंडेट है और टाइम लिमिट भी जो है वो इनको प्रिस्क्राइब की गई।